हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने जल्दी से फोन किया और नदी में तलाश करने के लिए गोताखोरों की एक बहुत बड़ी टीम बुलाई। उसने आसपास के गांवों तक पूरा इलाका खंगाला। उसे लगता था कि शायद किसी ने मनाल को नदी से निकाल लिया होगा। उसकी मनाल को कुछ नहीं हो सकता था। 7 साल बाद। अधिराज, तुम अकेले ही आ रहे हो? आदित्य कहाँ है? वो नहीं आया। धर्मपाल जी ने अधिराज से पूछा, जो देर रात घर लौट रहा था। भाई ऑफिस में बैठकर पी रहे हैं डैड। मैंने बहुत कहा घर आने के लिए, मगर वो वहीं बैठे रहे, मेरे साथ नहीं आए। क्या करूं मैं इस लड़के का? कितने साल हो गए मगर अभी तक वो मनाल को नहीं भूला। क्यों बर्बाद कर रहा है वो खुद को? धर्मपाल जी परेशान हो गए। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करो। कैसे ठीक होगा अधिराज? सब ठीक होने की जगह सब बिगड़ता जा रहा है। उस दिन का एक्सीडेंट आदित्य की बर्बादी का कारण बना। कितना अच्छा होता अगर मनाल गई ही नहीं होती। धर्मपाल जी बहुत परेशान थे। क्या वो वहां पर अकेला ही है? नहीं डैड, कई लोग हैं उसके पास। मैंने उन्हें कह दिया है कि भाई को थोड़ी देर बाद घर छोड़ दें। डैड, आप उनके आते ही शुरू हो जाते हैं। वो पूरे दिन थके हुए घर आए हैं, उन्हें रेस्ट करने के लिए तो आप कहते नहीं। उसके आते ही आपने आदित्य भाई की स्टोरी छेड़ ली। नैना धर्मपाल जी से कह रही थी, नैना तुम ये कैसे बात कर रही हो? डैड हैं वो मेरे, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस अभी भी भाई ही देखते हैं। सारा बिजनेस उनके दम पर है। ठीक है, अब वो पीने लगे हैं, मगर अगर वो ना हो तो सारा बिजनेस मैं अकेले नहीं संभाल सकता। बिजनेस को वही बढ़ा रहे हैं। अधिराज नैना से बोला। नैना पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बोलने की आवाज सुनकर अनीता जी बाहर आ गई। अधिराज बेटा, आदित्य आज भी ऑफिस में ही क्या? ठीक है, आओ तुम खाना खाओ और रेस्ट करो, थके हुए होंगे। अनीता जी ने अधिराज से कहा। माँ, निशा सो गई क्या? सोई तो बेटा, वो 7 साल से नहीं है। दिन को किसी स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती है, रात को कमरा बंद करके क्या करती है पता नहीं। नींद तो उसे आती नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ इन दोनों भाई बहनों को लेकर। मेहर और मनाल खुद तो चले गए, जाते हुए इस घर का सुख चैन भी ले गए। उधर ऑफिस में आदित्य बहुत ज्यादा पी चुका था। अधिराज ने उसकी सुरक्षा में लगे आदमियों को फोन किया। तुम लोग भाई को लेकर घर आ जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मॉम और डैड भी उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक भाई नहीं आ जाता। अधिराज ने उनसे कहा। वो लोग डरते डरते आदित्य के पास गए। उन दोनों को देखकर आदित्य बोला, घर से फोन आया है क्या? अधिराज का फोन था। इस लड़के को भी चैन नहीं आता जब तक मैं घर नहीं जाता। चलो फिर, ठीक है, पकड़ो मुझे, मुझसे तो खड़ा नहीं होया जाता। उन दोनों ने आदित्य को सहारा दिया। सहारा लेकर वे ऑफिस से नीचे ले गए और आदित्य को गाड़ी में बिठा दिया। तुम दोनों रोज मुझे घर छोड़कर जाते हो, रोज लेने आते हो। तुम दोनों की बीवियां तुम लोगों पर गुस्सा नहीं होती जब तुम लोग रात को टाइम पर घर नहीं पहुंचते? आदित्य उनसे पूछ रहा था। रमेश और तलवार नाम के जो 2 उसकी सुरक्षा में काम करते थे। सर, मेरी तो शादी नहीं हुई, मगर तलवार की हुई है। तलवार, तुम्हारी बीवी तुझ पर गुस्सा नहीं होती? आदित्य उससे बोला। सर, कभी कभी हो जाती है। मैं उसे कहता हूँ मेरा काम ही ऐसा है, मुझे देर तो होनी ही है, तो फिर वो चुप हो जाती है। बीवियां कैसी भी हों, हमारी बात बड़ी जल्दी मान जाती हैं। मेरी माना भी ऐसी थी, मुझ पर गुस्सा होती और फिर मेरी बात आसानी से मान जाती। ये रोज का काम था। आदित्य उन दोनों से माना की बातें करता था और हर रोज पीकर कोई ना कोई मनाल की बात उनसे छेड़ता। उन्होंने गाड़ी रोक दी। घर आ गया है क्या? हम लोग मेंशन पहुंच गए हैं क्या? जी सर, घर आ गया है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता घर जाने का। वहाँ कौन सा मेरी माना है जो मेरा इंतजार करेगी? तुम लोग मुझे अपने ही घर ले चलो। आदित्य जो पीछे की सीट पर बैठा हुआ था बोला। जब गाड़ी राजवंश मेंशन आकर रुकी तो धर्मपाल जी बाहर आ गए। वो गाड़ी के पास आकर आदित्य से बोले, चलो बेटा, घर आ गया है, अंदर आ जाओ। आप डैड सोते क्यों नहीं? रोज मेरा इंतजार करते हैं, ये बात गलत है। आदित्य गाड़ी से उतरता हुआ बोला। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। जब मेरा जवान बेटा इतनी पीकर रात को घर आता है तो ये क्या ठीक है? धर्मपाल जी बोले। डैड, आपको पता है फिर भी आप ऐसा कहते हैं। शराब पीकर ही तो मेरी रात निकल जाती है। पूरा दिन काम करके निकाल देता हूँ। अगर ये शराब ना हो तो मेरी रात कैसे निकले? उन दोनों ने आदित्य को उसके बिस्तर पर लिटा दिया था। कमरे से बाहर आते हुए धर्मपाल जी की आंखों से आंसू थे।
उनके लिए बेटे की ऐसी हालत देखना बहुत मुश्किल था। धर्मपाल जी की समस्या ये थी कि ये हाल उनके बेटे का नहीं, उनकी बेटी का भी था। उनकी बेटी भी अपनी दुनिया में जीने लगी थी। दिन को वो किसी गरीब बच्चों के स्कूल में पढ़ाने जाती थी और रात को जल्दी ही अपना कमरा बंद करके बैठ जाती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कमरे से बाहर आते हुए धर्मपाल जी की आंखों में आंसू थे। उनके लिए बेटे की ऐसी हालत देखना बहुत मुश्किल था। धर्मपाल जी की समस्या ये थी कि ये हाल उनके बेटे का ही नहीं, उनकी बेटी का भी था। उनकी बेटी भी अपनी दुनिया में जीने लगी थी। दिन में वो किसी गरीब बच्चों के स्कूल में पढ़ाने जाती थी और रात को अपना कमरा बंद करके बैठ जाती थी। धर्मपाल जी बाहर लॉन में आकर बैठ गए। वे बहुत परेशान थे। कहाँ वे लोग इतने खुश थे और आज उनसे दुखी कोई नहीं था। उन्हें ऐसे बैठा देखकर अनीता जी उनके पास चली आईं। आप जहाँ हैं, मैं आपको निशा के कमरे में देख रही थी। मुझे लगा आप उसके पास होंगे। अनीता, क्या करूं? बहुत परेशान हूं। मेरे दोनों बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। 7 साल हो चुके हैं इस बात को, मगर वे दोनों ही इस बात से निकलने को तैयार नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप। आदित्य और निशा कब निकलेंगे इन सब चीज़ों से? मैं सोच रही थी कि मैं निशा को लेकर जयपुर चली जाऊं। जयपुर क्यों? सबसे बड़ी बात, क्या निशा मानेगी जयपुर जाने के लिए? धर्मपाल जी ने पूछा। वो मेरी सहेली है ना, अपर्णा राणा। उसी की फैमिली में कोई फंक्शन है, वे लोग बुला रहे हैं, उसी के लिए जाना है। सोच रही हूँ निशा को भी साथ ले जाऊं। क्या निशा तुम्हारे साथ चलेगी? मैं जबरदस्ती लेकर जाऊंगी। अगर एक बार उसे कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो ठीक हो सकती है। गौरव राणा, अपर्णा राणा का बेटा, की तो शादी हो गई थी ना? हाँ, शादी तो हो गई थी, मगर उसका तलाक हो गया। अब वो अपने बेटे के लिए फिर लड़की ढूंढ रही है। एक बात कहूँ अनीता, निशा तो कोई ऐसा चाहिए जो उसकी केयर करे, परवाह करे, जो उससे प्यार करे और ये चाहे कि निशा उसकी जिंदगी में आए। जब तक कोई सामने से कोशिश नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मपाल जी को ये आशा नहीं थी कि निशा और गौरव एक दूसरे को पसंद करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ इस लड़की से। वो 3rd क्लास स्कूल में पढ़ाने जाती है और फिर वहाँ से आकर बस अपने कमरे में बंद हो जाती है। खाना भी कमरे में खाती है और कपड़े देखा है ना वो कैसे पहनती है, सूट सलवार साड़ी। अगर उससे कहो बेटा कुछ और पहन लो तो कहती है मेहर को यही पसंद था कि मैं सूट पहनूं साड़ी पहनूं। मेहर उसके दिमाग से क्यों नहीं निकलता? अनीता जी कहने लगी। क्या कहें, मेहर और माना हमारे बच्चों के दिल पर ऐसे बैठे हैं कि उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। आदित्य को देख लो, वो बिजनेस तो बढ़ा रहा है मगर खुद को इतना पीने लगा है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। क्या करूं? सही बात है पापा, भाई का बहुत बुरा हाल है। अधिराज उनके पास आकर बोला। एक बात का शुक्र है कि उनका ध्यान काम में जरूर रहता है, इसलिए वो दिन को नहीं पीते। पूरा दिन काम करते हैं, बस रात को और पीते रहते हैं और तब तक पीते हैं जब तक उनके होश गुम नहीं हो जाते। अगर उनसे कहो भाई आप कम पीना तो कहते हैं मैं माना और बच्चे को भूल नहीं पा रहा हूँ। रात को वे दोनों मुझे बहुत याद आते हैं, इसलिए मुझे पीकर बेहोश हो जाता हूँ। रात निकल जाती है मेरी, फिर सुबह जल्दी उठते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं। अपनी सेहत का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। चलो अधिराज, आज बहुत रात हो गई है, अब तुम भी कमरे में जाओ। अनीता अधिराज से कहने लगी। और आप भी चलो, आप भी आराम करो, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। धर्मपाल जी, अनीता जी और अधिराज अपने अपने कमरे में जाने लगे। अधिराज कमरे में गया तो नैना उससे बोली, आपको और सबकी तो फिक्र रहती है, अपने बेटे को भी तो देख लो, अब वे बड़े हो गए हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा 10वीं कक्षा में है, कभी उसकी पढ़ाई का भी फिक्र कर लो। कभी तो तुम्हें आदित्य भाई की फिक्र रहती है, कभी निशा बहन की फिक्र रहती है। नैना उसे झिड़क रही थी। प्लीज नैना, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सीधे सीधे बता सकते हो। अधिराज जाकर बेड पर लेट गया। सच में तुझमें और तुम्हारे भाई में बहुत फर्क है। एक आदित्य भाई है, वो अपनी मरी हुई पत्नी के लिए ही खुद को खत्म करने को तैयार है। मरी हुई पत्नी को अभी भी कितना प्यार करता है, उसी के लिए दिन रात रोता रहता है। पीता भी वो इसीलिए है कि उसे माना बहुत याद आती है। और उसका बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ, जिसे उसने देखा भी नहीं, वो उसे इतना प्यार करता है। और एक तुम हो जिसे अपनी जिंदा पत्नी भी दिखाई नहीं देती और ना अपने बच्चों की कोई फिक्र है। नैना लगातार बोल रही थी। अनीता जी अपने कमरे में जाने से पहले निशा के कमरे में चली गईं। उसने निशा का दरवाजा खटखटाया। निशा ने दरवाजा खोल दिया। अभी तक सोई नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है। अनीता जी उससे बोली। नहीं मॉम, सोने ही जा रही हूँ।
ठीक है बेटा, सो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। हाँ हाँ मॉम, कहो क्या बात है, निशा उनसे बोली। मैं जयपुर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलती, मुझे अच्छा लगेगा, और तुम भी कितने टाइम से कहीं बाहर नहीं गई, मेरे साथ घूम लेते। मॉम, मैं आपके साथ जरूर चलती, मगर ये है कि बच्चों के एग्जाम नजदीक है, अगर मैं छुट्टी लूंगी तो उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकती। छोड़ो स्कूल की नौकरी को, तुम किस लिए जाती हो वहाँ पर? तुमने इतनी पढ़ाई की है, अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर सकती हो, भाई के साथ काम कर सकती हो, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अलग से काम शुरू कर देंगे तुम्हारे पापा। नहीं मॉम, उन बच्चों को पढ़ाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, उन बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। बेटा, क्यों नहीं निकलती तुम उन सब बातों से? मेहर अभी जिंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना तुम भी मर जाओ उसके लिए। अब आगे बढ़ो तुम, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, और जयपुर तो मेरे साथ चलो। उसकी मॉम उस पर गुस्सा हो रही थी। मॉम, मुझे सोना है, उसने अपनी मॉम को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। अनीता जी गुस्से में कमरे से बाहर निकल आईं। वे मन ही मन मेहर को गालियां दे रही थीं। खुद तो मल गया मेरी बेटी को छोड़कर, ऐसे बीच में दुखी रहने के लिए। उधर आदित्य कमरे में नशे की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। उसने अपनी आधी आंखें खोली हुई थीं। उसे माना दिखाई दे रही थी। माना, आ गई, मुझे कब से तुम्हारी वेट थी। सभी कहते हैं तुम चली गई, तुम मेरे पास हो ना। और मेरी बेटी कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ है ना? तुम बोलती क्यों नहीं माना? उसने सोने की कोशिश की। माना, कहाँ हो तुम? ऐसे रोज गायब क्यों हो जाते हो? तुम अपने आदित्य से मिलने क्यों नहीं आती? वो बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था, माना को याद करके, मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों गया? मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता, मैं तुम्हें अपने पास रखता, तुम क्यों छोड़ गई मुझे? तुम्हें एक बार भी अपने आदित्य का ख्याल नहीं आया? और मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बेटी? उसे कहो, उसके पापा उसे बहुत याद करते हैं, आ जाए वो मेरे पास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य अनीता जी के पास से उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने किसी को फोन किया। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ और उसका एड्रेस, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, और साथ ही ये भी पता करो कि उसका तलाक क्यों हुआ। ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। रात होते होते आदित्य को गौरव के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। सच में वो एक अच्छा लड़का था। जिस लड़की के साथ गौरव की शादी हुई थी, उसकी शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था। उसके घर वालों ने उसकी शादी गौरव के साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए तलाक हो गया। गौरव की आदतें भी अच्छी थीं, वो अच्छे खानदान का अच्छा लड़का था। आदित्य को गौरव निशा के लिए ठीक लगा। आदित्य चाहता था कि निशा मेहर की यादों से निकल जाए और किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। खुद वो माना की यादों में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे किसी चीज का होश नहीं था। वैसे तो निशा के लिए एक तलाकशुदा लड़का, ये बात आदित्य कभी कबूल नहीं करता, मगर वो निशा की मानसिक हालत से अच्छी तरह वाकिफ था। चाहे उसने मेहर से शादी नहीं की थी, पर निशा की मेहर के प्रति दीवानगी उससे ज्यादा कौन समझ सकता था। इसलिए आदित्य को लगा, शायद दोनों वक्त के मारे हैं, तो शायद एक दूसरे को अपना लें। पूरी रिपोर्ट आने के बाद आदित्य ने निशा से बात करने का सोचा। अगर निशा को एक सही जीवन साथी मिल जाए तो निशा के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, ऐसा वो सोचता था। जब आदित्य कमरे में गया तो निशा बालकनी में पड़े झूले पर लेटी हुई थी। आदित्य चुपचाप उसके पास पहुंचा। थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा। क्या बात है, आज मेरी गुड़िया को पता ही नहीं चला कि उसका भाई उसके पास आया है। आदित्य की आवाज सुनकर निशा ने अपनी आंखें खोली। अरे भाई, आप आ गए ना? निशा बैठ गई। वो उसके पास झूले पर जाकर बैठ गया। आप इस टाइम यहाँ? ये टाइम तो आपका पीने का होता है, आपको हमारे लिए कहाँ टाइम? निशा ने शिकायत की। क्या करूं, जिंदगी में ऐसा हो जाता है। सही बात कहते हो भाई, आप अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ, आप यहाँ किस लिए आए हैं? बिना काम के यहाँ बिल्कुल नहीं आते, इतना तो मुझे पता है। तुम्हें मॉम के साथ जयपुर जाना है। मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ कि तुम मॉम के साथ चली जाओ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जयपुर? मैं जयपुर नहीं जा सकती, मॉम ने मुझे भी कहा था। बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? वो क्या है, मॉम ने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक लड़का देखा है। मॉम चाहती है कि तुम उससे एक बार मिल लो। भाई, मैं मॉम से पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। निशा गुस्से से खड़ी हो गई। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया।
तुम शादी मत करना, एक बार मॉम के साथ चली जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। तो फिर आप भी शादी कर लो ना भाई। तो मैं भी करूंगी। निशा ने हैरान होकर आदित्य की तरफ देखा। ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में फिजी जा रहा हूँ, तुम जयपुर चली जाओ। वहाँ से आकर पक्का मैं शादी करने के बारे में सोचूंगा। भैया, आप मुझे बना रहे हो ना? मुझे पता है आप भाभी के सिवा किसी से प्यार नहीं करते और मुझे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं मेहर को छोड़कर किसी और से प्यार करने लगूं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं एक बार वहाँ आ जाऊँ, फिर मैं अपने लिए एक लड़की ढूंढ लूंगा। तो फिर ऐसा करो ना भाई, आप शादी करके ही चले जाओ, प्रोजेक्ट के साथ साथ ही हनीमून हो जाएगा। नहीं, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा भाई, ऐसा भी क्या है, होटल तो आप रोज खरीदते ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर आपका एक होटल कम हो जाएगा? फिजी के एक कम डेवलप्ड एरिया में, वहाँ की आबादी भी कम है। जैसे इंडिया में कस्बे होते हैं वैसे। कोई पुरानी इंडियन हवेली है वहाँ पर, किसी इंडियन ने बनवाई थी, काफी पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम की। वो अब सेल हो रही है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मेरा इरादा वहाँ पर इंडियन स्टाइल का एक होटल बनाना है। ये मेरा बहुत देर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब जब वो हवेली सेल हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको खरीद लूँ। वैसे भी वो हवेली बहुत सुंदर है। ठीक है भाई, आप हवेली खरीदो, मैं मॉम के साथ जयपुर जा रही हूँ। मगर मैं आपसे कह देती हूँ, जिस मंडप में आपकी शादी होगी मैं उस मंडप में अपनी शादी करूँगी। पहले आपके फेरे होंगे, बाद में मेरे। आप मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मुझे आपका सब पता है। निशा ने साफ साफ कह दिया। भाई, मेरा मन चाहता है मैं आपके साथ फिजी चली जाऊं। सुना है बहुत सुंदर देश है, बहुत सारी बीचेस है वहाँ पर, वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ, सचमुच बहुत सुंदर है, बहुत सारे आइलैंड का समूह है फिजी भी। फिजी भी किसी टाइम अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। वहाँ पर बहुत से इंडियन लोग रहते हैं। वहाँ पर तो हिंदू धर्म को मानने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत से मंदिर बने हुए हैं, हिंदी भी बोलते हैं वहाँ पर। सचमुच भाई, मैंने सुना है वहाँ जाने के लिए पहले से वीजा नहीं चाहिए होता, वहीं पर पहुँचकर आपको वीजा मिल सकता है। सही बात है, वहाँ पहुँचकर वीजा मिल जाता है, बहुत सारे बीचेस हैं, घूमने लायक जगह हैं। तो प्लीज भाई मुझे ले चलो ना। निशा जिद करने लगी। तुम जयपुर जाओ, गौरव से शादी करो, फिर मैं तुम लोगों को हनीमून के लिए फिजी भेज दूंगा। फिर मेरे फिजी वाले होटल में तुम लोग बिल्कुल फ्री रहना, कोई पैसे नहीं लूंगा तुमसे मैं। आदित्य हंसने लगा। वो समझती थी आदित्य भाई चाहते हैं कि मैं किसी से शादी कर लूं और खुद माना भाभी को भूल नहीं सकते, तो मैं मेहर को क्यों भूलूं? मेहर तो मेरे खून में घुला हुआ है, मैं उसकी यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी निकाल लूंगी। अगली सुबह आदित्य जल्दी से फिजी के लिए निकल गया और निशा जयपुर के लिए। निशा का मन नहीं था जयपुर जाने का, मगर ना चाहते हुए भी वो चली गई। उधर आदित्य अपनी फ्लाइट से उतरा और जिस आइलैंड और आदित्य को जाना था उसके लिए उसने फ्लाइट ले ली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह आदित्य फिजी के लिए निकल गया और निशा जयपुर के लिए। निशा का मन जयपुर जाने का नहीं था, मगर ना चाहते हुए भी वो चली गई। उधर आदित्य ने अपनी फ्लाइट से उतरकर उस आइलैंड के लिए फ्लाइट ली जहां उसे जाना था। फिजी में बहुत सारे द्वीप समूह हैं। आदित्य को इन्हीं में से एक आइलैंड पर जाना था। वो फ्लाइट से नाड़ी पहुंचा। नाड़ी में आदित्य के लोग पहले ही पहुंच चुके थे। नाड़ी में आदित्य के लिए गाड़ियों का प्रबंध हो चुका था और उसकी सुरक्षा टीम वहां पहले से तैयार थी। आदित्य नाड़ी से होते हुए एक छोटे से गांव पहुंचा। ये समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा शहर था। वहां छोटे छोटे कई होटल थे, मगर कोई बड़ा 5 स्टार होटल नहीं था। आने वाले पर्यटक ज्यादातर घर किराए पर लेकर रहते थे, जो वहां के स्थानीय लोग गेस्ट हाउस के रूप में किराए पर देते थे या फिर छोटे होटलों में रहते थे। इसलिए आदित्य यहाँ एक बहुत खूबसूरत 5 स्टार होटल बनाना चाहता था। माना के जाने के बाद वो बिजनेस में बहुत ज्यादा डूब गया था, क्योंकि काम करते हुए ही वो अपने आप को भूल सकता था। वो किसी भी तरह से अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहता था, जो माना के जाने के बाद उसे मिला था। उसकी नज़र एक पुरानी हवेली पर थी। ये काफी पुरानी थी, जो किसी भारतीय द्वारा बनवाई गई थी, मगर आदित्य को बहुत पसंद थी और वो इसे 5 स्टार होटल में बदलना चाहता था। आदित्य फिजी में पहली बार आया था। अब जब वो हवेली बिक रही थी तो आदित्य उसे खरीदने के लिए पहुंच गया था। आदित्य ने एक गेस्ट हाउस किराए पर लिया था। जब वो पहुंचा तो शाम होने वाली थी। वो बहुत थका हुआ था। आकर उसने नहाकर फ्रेश हो गया और बाहर जाकर कमरे की बालकनी में बैठ गया, जहां पहले ही उसके पीने के लिए शराब और सामान रखा हुआ था।
उसने कपड़े बदलकर बालकनी में बैठकर पीना शुरू कर दिया। वो चेयर पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे माना बहुत याद आ रही थी। सचमुच माना, तुम मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। हमारा बच्चा भी हमारे साथ होता। आज वो भी 5-6 साल का हो जाता। कितनी देर वो माना की यादों में खोया रहा। तभी अचानक शोर सुनकर उसने अपनी आंखें खोलीं। वो आवाजें साथ वाले घर के लॉन से आ रही थीं। उसने देखा कि साथ वाले घर के लॉन में 2 छोटे-छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। आदित्य उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़ा। एक बच्चे के लंबे बाल थे और एक के छोटे। देखने में वे बच्चे किसी भारतीय परिवार के ही लग रहे थे। आदित्य उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। वे बच्चे थोड़ी देर वहाँ खेलते रहे। वे दोनों बड़ी ही प्यारी लड़कियां थीं। उन्हें ऐसे खेलते देखकर आदित्य खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद उन बच्चों को शायद किसी ने अंदर बुलाया और वे अंदर चले गए। आदित्य को रात को नींद नहीं आई, क्योंकि नींद ने भी उसके साथ दोस्ती तोड़ ली थी। जब से माना गई थी तब से उसकी नींद भी चली गई थी और साथ में उसका चैन भी। वो सुबह जल्दी उठा, चाहे वो रात को लेट सोया था, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करना था और वैसे भी उसे नींद आती कहाँ थी। आदित्य को तैयार होते हुए उन बच्चों का ख्याल आया, तो वो उन्हें देखने के लिए बालकनी में आ गया, मगर अभी कोई नहीं था वहाँ पर। वैसे भी बच्चे इतनी जल्दी कहाँ उठते हैं, वो अपने मन में सोचने लगा। सुबह तैयार होते हुए उसके मन में वो दोनों बच्चे ही घूम रहे थे। उसके मन में इच्छा हो रही थी उन दोनों छोटी बच्चियों से मिलने की। मालूम नहीं क्या नाम है उनका, आदित्य तैयार होते हुए सोच रहा था। उसके मन में बहुत दिलचस्पी हो रही थी उन दोनों लड़कियों के लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं काफी दिनों तक यहीं हूँ, तो उन दोनों बच्चों से भी मिल लूंगा और उनकी फैमिली से भी। आदित्य सोचते हुए तैयार होता रहा। आदित्य तैयार होने के बाद हवेली के मालिक से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचा था। वहीं पर सुबह उसकी मीटिंग तय थी। आदित्य तो वहां जल्दी आ गया, मगर वो आदमी अभी तक नहीं आया था। तो आदित्य वहीं पर कॉफी पीते हुए उसकी प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसने एक औरत को देखा जो गाड़ी से उतरी और सामने की बिल्डिंग में चली गई। उसे देखकर आदित्य खड़ा हो गया और उसके पीछे जाने लगा। उसे पीछे से उस औरत को देखकर किसी की याद आई, मगर तभी वो हवेली का मालिक आ गया और साथ में वो आदमी भी जो आदित्य को हवेली दिलवा रहा था। उसे देखकर आदित्य वापस आ गया और हवेली की डील की बात करने लगा। प्लीज आप लोग चले जाइए, मैं अभी कुछ देर यहीं पर बैठूंगा। आदित्य ने उनसे कहा, प्लीज मिस्टर राजवंश, मैं आपको एक बार हवेली दिखाना चाहता हूँ। इस हवेली के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं जानता हूँ, मुझे आपको बतानी भी हैं। उस हवेली के मालिक ने कहा। आदित्य उसके साथ चला, क्योंकि वो उसे हवेली एक बार खुद दिखाना चाहता था। हवेली में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ वही जानता है। आदित्य ना चाहते हुए भी खड़ा हो गया था, वरना आदित्य का इरादा उस औरत के पीछे उस बिल्डिंग में जाने का था, जो शायद कोई बेकरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। डील फाइनल होने के बाद आदित्य ने उनसे कहा कि वे लोग चले जाएं। आदित्य कुछ देर वहीं बैठेगा। प्लीज आप लोग चले जाएं, मैं अभी कुछ देर यहीं पर बैठूंगा। आदित्य ने उनसे कहा, प्लीज मिस्टर राजवंश, मैं आपको एक बार हवेली दिखाना चाहता हूँ। इस हवेली के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं जानता हूँ, मुझे आपको बतानी है। उस हवेली के मालिक ने कहा। आदित्य ना चाहकर भी वहां से चला गया था। आदित्य राजवंश हवेली देखने गया तो वहां पर उसे काफी समय लग गया। हवेली सच में बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। असल में उसे एक छोटा महल कहना ही ज्यादा ठीक रहेगा। पूरी हवेली को देखते हुए आदित्य के मन में उसका कैसे एक 5 स्टार होटल बनाना है, उसका दिमाग वहीं लगा रहा। ऐसे ही लगभग दोपहर हो गई थी, तो हवेली के मालिक की इजाजत लेकर आदित्य चला आया था। अब उसका इरादा घर जाने का था। वो बहुत थका हुआ था और घर आकर खाना खाना चाहता था। फिर अचानक उसे होटल के सामने वाली वो औरत याद आ गई। वो वापस उसी बेकरी की तरफ चला गया। वो एक बार उस औरत से मिलना चाहता था। सुबह की आई हुई औरत अभी तक वहां पर क्यों होगी? वो चली गई होगी। फिर भी मैं उसे एक बार देख कर आता हूँ, आदित्य अपने मन में सोच रहा था। आदित्य ने हाउस होटल के सामने वाली बेकरी के आगे अपनी गाड़ी रोकी। उस औरत को देखने के लिए वो बेकरी के अंदर चला गया। उसने काउंटर पर एक लड़की को बैठी हुई देखा। लड़की ने अपनी भाषा में आदित्य से पूछा उसे क्या चाहिए। आदित्य ने कुछ कुकीज और सामान मांगा। आदित्य आसपास देख रहा था। उसे काउंटर के पीछे पैकिंग का काम चल रहा था। काफी बड़ी बेकरी थी और अंदर शोरूम में सेल करने के लिए बहुत सारा सामान रखा हुआ था। आदित्य ने उस काउंटर वाली लड़की से पूछा, जहाँ पर औरत आई थी सुबह,
जब आदित्य उसके बारे में कुछ और नहीं बता सका तो वो चुप हो गया। उसने सामान लिया और वापस आ गया। घर पहुंचते हुए उसे और भी समय लग गया था। जब वो अपने गेस्ट हाउस पहुंचा तो घर के अंदर गाड़ी करने से पहले उसने अपने साइड वाले घर की ओर देखा। उसके देखते देखते दोनों लड़कियां अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलीं। आदित्य ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी वहीं पर लगा दी। आदित्य दोनों बच्चियों की तरफ देखने लगा। मेरा हाथ पकड़ लो, तुम गुम हो जाओगी, एक ने दूसरी लड़की से कहा। क्यों, तुम गुम नहीं होगी? तुम कौन सा बड़ी हो, तुम भी तो मेरी उम्र की हो। दूसरी लड़की बोली, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुमसे पूरे 5 मिनट बड़ी हूँ। पता है ना मामा क्या कहती हैं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं गुम नहीं होने वाली। पहली लड़की ने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ लिया, मगर उसका मुंह फुला हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप को छोटा कहने से रूठ गई है। जो दूसरी लड़की थी वो बहुत खुश लग रही थी। शायद वो अपने आप को बड़ा कहकर खुश हो रही थी। आदित्य ने प्यारी बच्चियों को देखकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। आदित्य गाड़ी से उतरा और उन दोनों बच्चियों के पास चला गया। हेलो बच्चों, आदित्य ने कहा, मगर उन दोनों ने जवाब नहीं दिया। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। आदित्य ने उनसे फिर कहा, हम तो आपको नहीं जानते हैं, फिर हम आपसे बात क्यों करें? ऐसे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। पहली लड़की बोली, सही बात है, मामा कहती हैं हम जिनको नहीं जानते हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए, और हम मामा की सारी बातें मानते हैं, अच्छे बच्चे हैं। दूसरी लड़की बोली, कोई बात नहीं, हम पहले जब नहीं जानते थे तब बात नहीं कर रहे थे। अब मैं तुमको बताता हूँ, मेरा नाम आदित्य राजवंश है और मैं आपके साथ वाले घर में रहने के लिए आया हूँ। कल ही आया हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा अंकल, तो आप हमारे घर में रहने के लिए आए हो? तुम लोगों ने मुझे देखा था? आदित्य ने पूछा। हाँ, जब हम खेल रहे थे तो आप ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए थे। सही बात है, अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बात कर सकते हैं। ठीक है अंकल, अब हम आपको जानते हैं, अब आप अजनबी नहीं है हमारे लिए। दूसरी लड़की ने कहा, पहले तुम दोनों मुझे अपने नाम बताओ, क्या नाम है तुम दोनों के? आदित्य ने दोनों के गाल खींचते हुए कहा, मेरा नाम अदा है। पहली लड़की बोली, मेरा नाम अदिति है। दूसरी लड़की ने कहा, वाह, हम तीनों के नाम भी एक जैसे हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। सही बात है अंकल, हम लोगों के नाम एक जैसे हैं। आपका नाम आदित्य अंकल है, मेरा नाम अदा है, इसका नाम अदिति है। हम तो अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, अपनी बातें करते करते यहाँ पर समय हो गया। अब कल चलेंगे, अब हम वापस चलते हैं, वरना मामा का पता है ना, जब हमें नहीं देखेगी तो उन्हें क्या हो जाता है। अदिति ने कहा, ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं, बहुत समय हो गया, मामा हमारी वेट कर रही है। आपकी वजह से तो हम अपनी फ्रेंड के घर पर नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, तुम लोग कल सुबह चले जाना, सुबह स्कूल भी तो जाना है, फ्रेंड के घर कैसे चले जाएं? अदा ने कहा, तुम लोग स्कूल जाती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम दोनों? कितनी उम्र है तुम दोनों की? मेरी उम्र 6 साल है और इसकी उम्र भी, हम दोनों ट्विन्स हैं और मैं इससे पूरे 5 मिनट बड़ी हूँ, अदिति ने बताया।